मुख्यमंत्री रहे भुवन चंद्र खंडूरी जी का निधन हुआ और आपको खंडूरी जी के कैंप का ही माना जाता था। जो भी उन्होंने मार्गदर्शन दिया उसी पर काम किया। बस अगर कोई कार्यक्रम 10 बजे शुरू होना है तो खंडूरी जी 10 बजे वहाँ पहुँच जाते थे, चाहे कोई आए ना आए। आज हमारे बीच में नहीं है, ये दुखद है हमारे लिए, लेकिन जो उनकी यादें हैं, जो उनके बातें हैं, जो उनके कार्य थे, वो सदा जो है हमारे साथ रहेंगे। वर्ष 2017 में यमकेश्वर सीट का जो टिकट है वो अपनी बेटी को, उन्होंने आपका टिकट काट के अपनी बेटी रितु खंडूरी को दे दिया। रितु को वहाँ की जिम्मेदारी दी, उसको टिकट दिया। मुझे महिला आयोग में जगह दी, महिला आयोग के अध्यक्ष बनाया। देखिए, हम मनुष्य हैं, थोड़ा बहुत बुरा तो लगता है। क्योंकि चर्चा भी यही थी कि आपको शांत करने के लिए कहीं ना कहीं एक सीट दी जा रही है, टिकट काटा गया है तो उसकी भरपाई तो करनी है। अंकिता भंडारी हमारी बेटी है, हमारे पहाड़ की बेटी है, और उसके साथ जो कुछ हुआ वो शर्मनाक है, ये बड़ा दुखद है। हमारी सरकार ने SIT गठन करके उसकी पूरी जांच कराई और जो दोषी थे उनको सजा दी, लेकिन विपक्ष फिर भी इसमें तरह तरह के आरोप लगाए जा रहा था। फिर मैंने भी अनुरोध किया मुख्यमंत्री जी से कि CBI जांच कराई जाए। योगी आदित्यनाथ जी का तो सब लोगों को आशीर्वाद है समझो, क्योंकि वो हमारे यमकेश्वर के हैं, का अनुसरण तो करते ही हैं कि जिस तरह से वो काम कर रहे हैं हम भी उस तरह से काम कर सकें। इस बार भी आपकी तैयारी है कुछ? नहीं, तैयारी तो हमेशा होती है बीच में टिकट कट जाता है, वो अलग बात है। दीदी भूली भैजी सुना। नमस्कार दगड़ियों, मैं नलिनी गोसाई उत्तराखंड की नौनी स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपनी खास सीरीज नौनी बुआरी में। तो हमारी नौनी बुआरी खास सीरीज में आज हमारे साथ हैं एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने उत्तराखंड की राजनीति में अपनी एक अलग पहचान बनाई है, जो कि यमकेश्वर विधानसभा से 3 बार लगातार विधायक रही हैं और उत्तराखंड महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष रह चुकी हैं। उत्तराखंड विधानसभा की पहली उपाध्यक्ष बनने का गौरव भी उन्हें हासिल है। वो कैबिनेट मंत्री रह चुकी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विजया बर्तवाल जी की। विजया बर्तवाल जी, उत्तराखंड की नौनी के स्टूडियो में हमारी नौनी बुआरी सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, और आपका मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया है। मैम, आपने सिर्फ राजनीति ही नहीं की, बल्कि महिला सशक्तिकरण के मुद्दे हों या ग्रामीण विकास के मुद्दे हों, आप हमेशा उन पे मुखर रही हैं। तो हम जानना चाहेंगे आपके परिवेश से, आपके जन्म स्थान से, कि आपका पारिवारिक दृष्टिकोण क्या रहा, कहाँ आपका जन्म हुआ? मैं पौड़ी गढ़वाल के मन्यारसिंह जी पट्टी के बिलखेत गांव में पैदा हुई हूँ। मैं जो वहाँ पर बिलखेत एक ऐसा गांव है कि जो एक अलग तरह का है। पूरा मैदान, बड़े बड़े खेत और सिंचाई की पूरी सुविधा, और इतना इतना अधिक ज़मीन है कि वहाँ पर बाहर के गांव के लोग भी आकर बसे और उन्होंने अपना जीवन यापन किया। और उस गांव में पहले से ही सारी सुविधाएं थी, रोड थी, और काफ़ी सुंदर वो गांव है। अभी भी पर्यटन विभाग के द्वारा वहाँ पर कार्यक्रम किया गया। वहाँ पर मेरा जन्म हुआ था। मैं काफ़ी संपन्न परिवार से थी, लेकिन दुर्भाग्यवश जब मैं छोटी थी, 16-17 साल की, तो मेरे पिताजी का निधन हो गया। हम मेरे से छोटे भाई बहन थे। कितने भाई बहन? हम 4 भाई बहन थे। तो हम वहाँ पर किस तरह से गांव में, क्योंकि पहले कोटद्वार में थी मैं, मेरे फादर कोटद्वार में रहते थे। उसके बाद हम लोग गांव में आए, क्योंकि उस समय इस तरह का परिवेश था कि कहते थे कि गांव अपना सुरक्षित है, अपने घर में रहना ज़्यादा सुरक्षित है। तो इसलिए मेरी माँ ने निर्णय किया कि हम अपने गांव जाएंगे और वहाँ पर रहेंगे। फिर मैं उस समय देहरादून MKP में पढ़ती थी, हॉस्टल में। उस समय हमारे गांव में एक 8वीं तक का विद्यालय था। वहाँ पर कोई भी लड़की पढ़ने के लिए नहीं जाती थी। अच्छा। जब मैं एक बार 6 क्लास में हम गांव में रहे, मैं 5th तक मैंने श्रीनगर गढ़वाल में पढ़ा, GIC में, DGIC में।
और जब मैं बिलखेत आई तो 6 में मैंने एडमिशन लिया। अच्छा, कितने वहाँ- बच्चे थे उस समय वहाँ? उस समय काफ़ी बच्चे होते थे, लेकिन सब लड़के होते थे। लड़कियां 5वीं के बाद विद्यालय में नहीं पढ़ने तो जाती 6 में थी। आप अकेली लड़की थी क्या उस समय? मैं उस समय अकेली लड़की थी अच्छा। कि मैंने वहाँ पर एडमिशन लिया, अरे वाह, क्योंकि अच्छा। मेरे घर वाले शिक्षा के लिए हम बच्चों को बहुत प्रोत्साहित करते थे, लड़की हो या लड़का, इसमें कोई भेद नहीं था। बहुत बढ़िया। अच्छा, आप खुद को बिलखेत की बेटी कहती हैं, आपको कोई याद, आपके गांव की ऐसी कोई याद हो आपके मन में जो आज भी ताज़ा हो जाती हो? मुझे याद है कि हमारे एक भाई थे जो रीवा के सैनिक स्कूल में पढ़ाते थे। तो वो जब गांव छुट्टियों में आते थे तो हम गांव में वहाँ पर वो कहते थे सब कि चलो मिलकर ढूंगली पकाएंगे। अच्छा, अब हर कोई इस शब्द को नहीं समझ हाँ। पाएगा, लेकिन एक आप बता सकती हो, गढ़वाली में भी आप बोल सकते हो, क्या हाँ, कहते ये थे? ढूंगली एक आटे की बनती है और उनको आग जलाई जाती है, उसमें पत्थर और पत्ते के अंदर रख के उसको बनाया जाता है। अच्छा, वो बनाते थे और दाल, और उसमें इतना मज़ा आता था उसको खाने में कि, और सब क्योंकि सब लोग रहते थे और फिर गीत उत गाते थे क्या वहाँ बात पर। वो मुझे बहुत याद आता है। गाते हो अब आप? भी गाते हो अब भी वो? कुछ याद है आपको लाइन? वो तरह तरह के उस समय के गीत गाया करते थे। जी जी जी। इतना याद नहीं है हम मुझे, तो कह रहे याद है तो हम लेकिन सुन भी जैसे लेते हैं। 2 लाइन। कि आखिर खाते खाते क्या गाते थे आप? हाँ, हम लोग तो वो मुझे आज भी याद है। वो किस्सा याद है या लाइन याद है गाने की? नहीं, गाने की याद नहीं है, लेकिन मतलब जनरल काफ़ी सारे गाने, कोई कुछ गा रहा, कोई कुछ गा रहा है, हाँ। तो बड़ा मज़ा आता था उसमें। वो मुझे आज भी याद है और बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन अब कोई, मैं जब भी कभी गांव की कोई मुझसे मिलता है, मैं पूछूं तुम अब भी करते हो वो सब, जी जी। तो सब मना करते हैं वो कि बात अब ये नहीं सब रही। छूट गया है, हाँ, गांव से पलायन हो गया है बहुत। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, आपके पिता के निधन के बाद आपने अपनी माँ को, आपके 4 भाई बहन, जो आप 4 भाई बहन हो, उनके पालन पोषण का सारा श्रेय दिया। तो आपकी माँ ने कैसे सरवाइव किया, क्या कुछ किया उस दौरान आप सबको पालने के खेती हमारी बहुत ज़्यादा थी, काफ़ी थी, उससे काफ़ी कुछ आ जाता था, खाने पीने का कोई परेशानी नहीं होती थी। फिर मैं जब बीए में पढ़ती थी तो उस समय मेरठ यूनिवर्सिटी थी और सेमेस्टर सिस्टम हुआ करते थे। तो मैंने जब 2 सेमेस्टर के, तो हड़ताल वड़ताल कुछ चल रही थी, दूसरे सेमेस्टर में थी जब, तो मैं फिर क्या कहते हैं, गांव गई। तो मेरे मामा पौड़ी में रहते थे, तो उन्होंने कहा कि उनसे, वहाँ के एक डिप्टी इंस्पेक्टर थे डिमरी जी, उन्होंने कहा कि यहाँ पर 2 सीट खाली हैं और अपनी भांजी के वो मंगाना, हाँ, आप हाँ, कितने नंबर हैं, कैसे हैं। हाँ, हाँ, तो उन्होंने मेरी वो मार्कशीट भेजी वहाँ, तो मेरे बहुत अच्छे नंबर थे, मुझे उन्होंने वो दे दिया, वहाँ पर एडमिशन दे दिया। और नवंबर की बात है, नवंबर में मैं वहाँ गई, मैंने एडमिशन ले लिया वहाँ पे, और दिसंबर में वहाँ छुट्टियाँ हो जाती थी 2 महीने की। अच्छा। पौड़ी में हाँ, ठीक। जाड़े की छुट्टी। हाँ, ठंड में, जी जी। मैंने, और उसके बाद मार्च अप्रैल में एग्ज़ाम हो गए अच्छा, क्या पढ़ा आपने? और मैं पास हो गई उसमें। अच्छा, अरे वाह, है, सुपर तो मैंने इंटेलिजेंट गर्ल। बीटीसी कर दी, फिर वो बीटीसी थी अच्छा, वो करने के लिए, और उसके बाद बीए में किया मैंने, और मेरी नौकरी लग गई। तो उस समय लग जाती थी कि जहाँ हाँ, लग चाहो जाती वहाँ थी। लग जाती थी। हाँ। तो ये बच्चों को पढ़ाने के लिए मेरी नौकरी लग गई, मैंने बच्चों को पढ़ाया, तो थोड़ा बहुत पैसा आने आया? लग गया, आया और तो अच्छा हो गया। अच्छा, अपनी सब। मम्मी की हेल्प आप करने लग गए? हाँ, जी, तो इस तरह से हेल्प हो गई थी। बहुत ही बढ़िया। अच्छा, एमकेपी में आप पढ़ी हैं, और जिस समय पढ़ी हैं उस समय देहरादून से एमकेपी में आना, दाखिला लेना, पढ़ना अपने आप में एक बड़ी बात माना जाता था। जी। तो क्या उस दौर में आपको लगता था कि आप कभी जनसेवा के क्षेत्र में जाएंगी? जनसेवा के क्षेत्र में तो कभी कल्पना नहीं की थी मैंने, अच्छा। और उस समय इतना बोलबाला भी नहीं था, नेता भी बहुत कम दिखाई, मतलब ऐसे नेतागिरी नहीं की आपने शोर-शराबा। कॉलेज में? कॉलेज में नेतागिरी नहीं की नहीं कभी? नहीं, इतनी नेतागिरी कॉलेज में नहीं थी उस समय। अच्छा। होते थे, लेकिन
ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था, पढ़ाई पर ही ध्यान रहता था और नेतागिरी इतनी ज़्यादा नहीं होती थी, तो धीरे धीरे। अच्छा, आपके तैणी के कनेक्शन में जाते हैं कि तैणी की बहू और जनता की आवाज़, तो कैसे देखती हैं आप? देखिए, जब मेरी शादी हुई तो गांव जो हमारा है जी। वो तैड़ी नाम है उसका। अच्छा, वैसे हम यमकेश्वर। मूल रूप से बड़ेज के हैं। जी। बड़ेज से हम लोग खंड, एक गांव है गंगा के किनारे, वहाँ आए, लेकिन वहाँ पर इतनी जमीन नहीं थी। तो मेरे जो ससुर जी थे, तो उन्होंने तैड़ी, क्योंकि यहाँ पर सिंचाई का साधन और ये अच्छी खेती है, तो इसलिए वहाँ पर ज़मीन खरीदी, ठीक है। तो हम तैड़ी आ गए। फिर क्या क्या रहा वहाँ पे, कैसा कैसा तो रहा मेरी आपका जब अनुभव? शादी हुई, मुझे वहाँ ज़्यादा रही नहीं मैं, हम्म। और मैंने देखा, पहले तो सड़क ही नहीं थी, बहुत दूर पैदल चल के आना पड़ता था। और मेरा गांव तो सड़क के किनारे था, मतलब बीच गांव में सड़क जाती है, ऊपर नीचे अच्छा। घर हैं बिलखेत में। तो मैंने ये सब देखा नहीं था, तो काफ़ी परेशानी होती थी मुझे वहाँ जाने में। अच्छा। हाँ, चढ़ाई उतराई ये वो बहुत बड़ा कष्ट होता था। जब मेरी शादी हुई तो मेरे पति का जो पहला वो था, वो पौड़ी में वो कार्यकारी अधिकारी के उसमें नियुक्ति हुई थी उनकी। तो मैं उनके साथ पौड़ी रही, और वहाँ पर गांव के लोग आया करते थे, हमारे क्षेत्र के सारे लोग आते थे जो हमारे उस तरफ के लोग थे, और उनसे वो बहुत मदद करते थे लोगों की। अच्छा, वो अपनी बहुत समस्या ज़्यादा लेके आते वहाँ होंगे से लोग। मैंने वहाँ से समझो मुझे थोड़ा राजनीति के प्रति एक रुझान हुआ, अच्छा। जी। अपने पति के से। उससे पहले मैं राजनीति के विषय में कुछ भी नहीं जानती थी। अच्छा। तो क्योंकि वो गढ़वाल यूनिवर्सिटी के पहले प्रेसिडेंट रहे जब वो पढ़ते थे। अच्छा। तो वहाँ हमारे यहाँ बहुत सारे लोग आया करते थे। कोई कहता था मेरे काम है, ये है, वो है, हमारे घर में रुकते भी थे। और बहुत, मतलब मैंने तब से देखा लोगों को आना जाना, उनको वो क्या, और मैंने उनका साथ दिया पूरा। अच्छा। जब मतलब उनसे भी बढ़कर आगे बढ़कर काम किया, कभी ऐसा नहीं सोचा कि लोग क्यों आते हैं, कैसे, परेशान कभी नहीं हुई। अच्छा। चाहे कितना भी काम रहा होगा, कितना भी रहा होगा, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता आपको था। रुचि आने लगी, मतलब इतना लोगों की समस्या सॉल्व कर पा रहे हैं, हम कुछ हाँ, कर पा रहे हमें हैं, इस लायक अच्छा तो है। लगता था, अच्छा जी, जी। लगता था कि हाँ। किसी का काम हो जाए और किसी को हो। तो ऐसे बहुत सारे लोग आते थे, और उस लोगों से मेरी वहाँ पहचान भी हुई थी। उनको खाना खिलवाना, ये रखना, तो वो लोग काफ़ी पहचान मेरे को हो गई थी वहाँ से। तो फिर हम जो ये कई जगह ट्रांसफ़र हुए, फिर देहरादून भी आ गए। तो 1996 जब पंचायत राज में महिलाओं के लिए आरक्षण हुआ, तो उस समय मुझे लगा, मैंने नौकरी छोड़ दी थी। तो मुझे लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए, क्योंकि मैं खाली बैठ नहीं सकती हूँ। नौकरी की छोड़ी मुझे थी कुछ आपने? का बस छोड़ दी कि थोड़े कभी इधर ट्रांसफ़र हो रहा बच्चों का, जबकि मैंने वो छोटी नौकरी की थी। अब मैं कर लिया था, मेरे कहीं अपॉइंटमेंट भी हुए थे, लेकिन क्योंकि दूर हो जाते थे तो बच्चों की भी देखभाल करनी है, सही घर को बात है। देखना है, तो उसको मैंने सीमित कर दिया था। जितना मुझे समय है उस हिसाब से फिर करती थी। फिर उसके बाद मैंने छोड़ दी थी नौकरी। तो 96 में जब पंचायती राज के उसमें महिलाओं का आरक्षण हुआ, और उस समय था कि ये चुनाव, वो शायद पहले उस तरह के चुनाव होते भी नहीं थे पंचायती राज में। इसमें त्रिस्तरीय चुनाव नहीं हुआ करते थे, वो अलग अलग तरीके से चुनाव होते थे। जी। तो उस समय फिर मैंने निश्चय किया कि अगर किसी काम को करना है, समाज की सेवा करना है, तो उससे हमें राजनीति से जुड़ना पड़ेगा। अच्छा। हाँ, कुछ बड़ा करना है और उनके कुछ लिए। बड़ा करना है हाँ। तो हमें राजनीति से जुड़ना पड़ेगा। तो मैंने तय किया कि मैं वहाँ उस समय जिला पंचायत की सामान्य सीट
थी जो हमारे गांव के मतलब एरिया को कवर करती थी। हाँ, तो उस सीट से कर्थी नाम से वो सीट थी अच्छा उस समय। तो मैंने सोचा कि उससे मैं चुनाव लड़ूंगी जी। और मैंने, आपको विश्वास नहीं होगा कि जिस दिन नॉमिनेशन हुआ उसके बाद मैं उस क्षेत्र में गई भी नहीं थी, पैदल बहुत था, सारा इलाका पैदल था। अच्छा और मुझे उस दिन मैंने नॉमिनेशन करने के बाद मैं सीधे क्षेत्र में गई, 2-4 लोगों को लिया और गई, और एक एक गांव, हर गांव में गई मैं। अच्छा इतने जो 20-25 दिन थे उन दिनों में मैंने पूरा वो क्षेत्र कवर किया। मतलब पहली बार आप इतना पहली चले बार कि इतनी पैदल गया पूरे इतनी गाँव चली, में। और ईश्वर की कृपा थी कुछ। और आप चलते ही रहते हैं उस गांव में? हाँ अब तो चलते ही रहते हैं। हाँ। आप 3 बार तो विधायक ही रह गए। हाँ, फिर चलते रहे बस। तो सड़कें बाद में ही मैंने ही बनाई है वहाँ की। अच्छा तो फिर मैं उस पूरे क्षेत्र का भ्रमण किया। तो जितने लोग थे मेरे साथ सारे मतलब जेंट्स थे, मैं अकेली महिला थी और मैं जीत गई, अच्छे मतों से जीत गई थी। फिर मैं उपाध्यक्ष बनी, फिर पार्टी ज्वाइन कर ली, पार्टी ने मुझे उपाध्यक्ष बनाया। और इस तरह से फिर 5 साल मैंने बहुत काम किया, सब लोगों से मिलना जुलना, उनकी समस्याएं सुननी, तो क्या करना। स्कूल पंचायत, जिला पंचायत से स्कूलें स्वीकृत होती थी, कई स्कूलें खोली। आज स्थिति ये हो गई, इतनी पलायन हो गया कि स्कूलें बंद हो गई कुछ स्कूलें। कितना बुरा लगता होगा ना कि कितना इतने बहुत प्रयास बुरा से समय किया, वो स्कूल हाँ, आपने हाँ। खोले होंगे। उस समय खोली थी और अब बंद हो गई सारी। उस पलायन को फिर कैसे रोका जाए, अगर आपको लगता है कि पलायन की वजह से स्कूल तक बंद हो गए यहाँ पे? देखिए, पलायन रोकने के लिए बहुत काम करना होगा, क्योंकि पलायन जो है वो पहाड़ के लिए एक नासूर है। अगर जहाँ जिस जगह पर मानव नहीं रहता तो वो वीरान हो जाता है। तो अगर पहाड़ वीरान हो जाएंगे तो खूब मज़ा ही नहीं है कुछ। अच्छा, रोजगार देना पड़ेगा लोगों को, वहीं उनको कुछ डेवलपमेंट करने पड़ेंगे। रोजगार देना पड़ेगा। रोजगार ऐसे नहीं कि हम बड़े बड़े उद्योग खोलें, यहाँ छोटे छोटे उद्योग जो यहाँ जिनके सारे संसाधन यहाँ के हों, इस तरह के उद्योग खोलने पड़ेंगे, जिससे कि लोग रोजगार के लिए बाहर न जाएं। और मैं कहती हूँ आपने अपने कार्यकाल में ऐसे कुछ प्रयास किए थे जो आप चाहती है कि कभी आगे मौका मिले तो मैं फिर से करूं, कुछ छूट गया था मुझसे? देखिए, पहले तो वहाँ पर जो समस्याएं थी वो सड़क, बिजली नहीं थी। अच्छा, पहले गाँव में आपने बिजली का वो किया, सड़क मूलभूत सुविधाएं लेके वहाँ आए जो छोटे हॉस्पिटल खुलवाए, जिन पे भवन नहीं थे उनके भवन बनवाए, और मतलब इस तरह की जो स्कूल थी उनकी बिल्डिंग बनाई, नए स्कूल खुलवाए, अब उद्योगों की बारी आती है। उच्चीकरण करवाए। अच्छा, आप यमकेश्वर से हैं, योगी आदित्यनाथ जी की भूमि से हैं, तो कैसे देखते हैं आप उसको? कहीं ना कहीं आपके काम में भी उसका कुछ प्रभाव दिखता है क्या, कि आप जा रहे हैं, गांव वाले कुछ सराहना कर रहे हैं, तो मतलब हमें भी कुछ प्रभाव हमारे काम में भी उसका पड़ रहा है? नहीं, ये योगी आदित्यनाथ जी का तो सब लोगों को आशीर्वाद है समझो, क्योंकि वो हमारे यमकेश्वर के हैं। हाँ बिल्कुल। तो उनका अनुसरण तो करते ही हैं कि जिस तरह से वो काम कर रहे हैं हम भी उस तरह से काम कर सकें जी। तो प्रभाव बहुत पड़ रहा है कि हम भी उस तरह का काम करें, और करते हैं हम उस तरह का काम, जैसे उनका चरित्र है, जैसे उनका अनुशासन है, वो दृढ़ता के साथ हम उस काम को करते हैं। अच्छा, एक भ्रष्टाचार मुक्त चुनाव की बात हमेशा कही जाती है, पर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये लागू हो पाती है कभी? देखिए, चुनाव में भ्रष्टाचार जो है चुनाव में घुस चुका है। क्या कहेंगे, घुस चुका है या निकल सकता है? ये निकालना बड़ा मुश्किल है जी। इसको, ये दिन पर दिन बढ़ रहा है। जितना हम सब कहते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त हो, चुनाव जो है निष्पक्ष हो, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं जो है घुन जैसा ये
इस प्रक्रिया को ख़त्म कर रहा है उनकी तरह। इसमें लोगों को बर्बाद करना, शराब पिलाना, इसके ये बिना सब मुझे लगता तमाम नहीं कि चीज़ें चुनाव- जो है जी। पैसे बांटना और लोगों को बिल्कुल जो है कहना चाहिए कि वो बिना काम के हो गए हैं, कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल, कुछ करना तो चाहिए, काम धाम। खैर, अच्छा, हाल ही में हमारे भाजपा में पूर्व मुख्यमंत्री रहे भुवन चंद्र खंडूरी जी का निधन हुआ और आपको खंडूरी जी के कैंप का ही माना जाता था, और क्या कुछ कहेंगे आप? कैसे संबंध थे आपसे? कैसा आपको, जब आपने सुना तो आपको कितना बुरा लगा? जी। भुवन चंद्र खंडूरी जी हमारे लिए एक आदर्श है और हमने सदा उनके साथ रहे और जो भी उन्होंने जो मार्गदर्शन दिया उसी पर काम किया और वो ईमानदार आदमी थे, अनुशासित थे, समय के बहुत पक्के थे। बस अगर कोई कार्यक्रम 10 बजे शुरू होना है तो खंडूरी जी 10 बजे वहाँ पहुँच जाते थे, चाहे कोई आए ना आए, लेकिन वो आ जाते थे समय पर। वो नेताओं वाला वो नहीं था कि हेकड़ी 10 बजे हो रहा है तो मैं 12 बजे जाऊँ, 12 बजे जाऊँ। जाऊँ, बिल्कुल भी नहीं था। और इससे हमें बहुत प्रेरणा मिली कि हमें समय पर काम करना चाहिए। मेरे क्षेत्र में जब आते थे लगातार जो है हम कई बार उनके चुनाव में, उनके भ्रमण कार्यक्रमों में हमेशा उनके साथ रहे जी। हमेशा उनके घर में आना जाना, उनसे बहुत स्नेह था हमारा, क्योंकि वो एक महान पुरुष थे। आज हमारे बीच में नहीं है, ये दुखद है हमारे लिए, लेकिन जो उनकी यादें हैं, जो उनके बातें हैं, जो उनके कार्य थे, वो सदा जो है हमारे साथ रहेंगे। जी जी, बहुत अच्छे संबंध थे आपके। इन सब के बावजूद वर्ष 2017 में यमकेश्वर सीट का जो टिकट है वो अपनी बेटी को, उन्होंने आपका टिकट काट के अपनी बेटी रितु खंडूरी को दे दिया। अब कई वर्ष बाद आप क्या कुछ कहेंगे इस पे? देखिए, ये तो संगठन का सामूहिक फैसला होता है जी। जिसको जो जिम्मेदारी देते हैं उसको निभानी पड़ती है। मुझे भी रितु को वहाँ की जिम्मेदारी दी, उसको टिकट दिया। जी। मुझे फिर महिला आयोग में जगह दी, महिला आयोग के अध्यक्ष बनाया। लेकिन जैसे आप विधायक थी और सीधे महिला आयोग आ गई, तो उनकी तुलना तो आपस में नहीं की जा सकती, तो उस समय आपको बुरा भी लगा ही होगा। देखिए, हम मनुष्य हैं, थोड़ा बहुत बुरा तो लगता है, लेकिन अब मैं वो राजनीतिज्ञ नहीं हूँ कि किसी चीज़ का वो करूँ, बखान करूँ या विरोध करूँ। इस तरह का मेरा चरित्र नहीं रहा है और न मैं इसको करना चाहती हूँ, इसको क्योंकि नहीं चर्चा मानती। भी यही थी कि आपको शांत करने के लिए कहीं ना कहीं एक सीट दी जा रही है, टिकट काटा गया है तो उसकी भरपाई तो करनी है। अब देखिए, ये तो संगठन का फैसला होता है, जिसको हम पार्टी का फैसला होता है उसको हम मानते हैं। मतलब पार्टी का फैसला जो है वो सिरोधार्य है, सिरांखों पर है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, भाजपा जो है इन दिनों महिला आरक्षण के मुद्दे को जोर शोर से उठा रही है, लेकिन अगर भाजपा के हम महिला सरकार के ही अपने जो है मंत्रिमंडल में देखें तो एक ही महिला मंत्री है, इसे कैसे देखती हैं आप? देखिए, नियत बुरी नहीं होनी चाहिए। महिलाओं के प्रति जो है भारत सरकार की, माननीय मोदी जी की जो है अच्छी पर दृष्टिकोण अच्छा है। तो एक मंत्री हो या 4 हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, और क्योंकि उन्होंने महिलाओं के लिए कई योजनाएं चलाई हैं, नारी शक्ति बंधन और कई आप महिलाओं की सुरक्षा के लिए और कई तरह की योजनाएं चलाकर उन्होंने महिलाओं को सम्मानित किया है। तो अपार सम्मान देते हैं वो महिलाओं को। तो एक महिला वो अच्छा काम कर रही है, लेकिन और भी बननी चाहिए कुछ। हाँ, और भी बननी चाहिए। हम कहते हैं कि उसमें लगभग तिहाई तो हो, पहले तो आधा होना चाहिए, नहीं तो तिहाई तो
महिलाएं हों, 1/3 महिलाएं हों। बिल्कुल होनी चाहिए। अच्छा, आप भी काफ़ी समय तक महिला सशक्तिकरण मंत्री रही और अभी रेखा आर्य जी हैं, आपको क्या लगता है कि वो कैसा काम कर रही है? देखिए, हर किसी का काम करने का तरीका अलग अलग होता है। कोई किसी तरह से काम करता है, कोई किसी तरीके से काम करता है, लेकिन जो जो कुछ भी देखा जा रहा है वो ठीक ही लग रहा है काम। आपको लग रहा है कोई योजना ऐसी थी जो आप सोच रही थी और वो धरातल पे उतरे, कभी आपको दोबारा मौका मिले, या फिर होना चाहिए ऐसा कुछ? देखिए, महिलाओं के लिए जैसे 4 धाम में वो प्रसाद बनाना, जी। वो मैंने शुरू करवाया था। अच्छा। और मुझे खुशी है कि वो चल रहा है और बहुत अच्छी तरह चल रहा है। तो इस तरह से और भी कई वो मैंने सोचे थे कि महिलाओं के लिए कुछ अच्छा हम कर पाएँ, और जिससे कि उनकी आर्थिकी में सुधार हो, वो अपने पैरों पर खड़ी हों। तो इस तरह के कई और भी किए जा सकते हैं। जी। अच्छा, एक बहुत ही अहम सवाल कि अंकिता भंडारी हत्याकांड आपके विधानसभा क्षेत्र से जुड़ा हुआ मामला रहा है, जिसमें आपकी क्षेत्रीय विधायक रेणु बिष्ट से लेके भाजपा प्रभारी दुष्यंत कुमार तक निशाने पे रहे हैं, और आप भी इस मामले में काफ़ी मुखर रही हैं, तो क्या कुछ कहेंगे आप इसको लेकर? अंकिता भंडारी हमारी बेटी है, जी। हमारे पहाड़ की बेटी है, और उसके साथ जो कुछ हुआ वो शर्मनाक है और हम दुखी हैं उससे बहुत। जी। सभी लोग दुखी हुए उससे, और इस तरह नहीं होना चाहिए था। अगर कोई लड़की बाहर आके काम करती है तो उसको पूरी सुरक्षा मिलनी चाहिए। तो ये बड़ा दुखद है। हमारी सरकार ने SIT गठन करके उसकी पूरी जांच कराई और जो दोषी थे उनको सजा दी, लेकिन विपक्ष फिर भी इसमें तरह तरह के आरोप लगाए जा रहा था। फिर मैंने भी अनुरोध किया मुख्यमंत्री जी से कि CBI जांच कराई जाए, और CBI जांच हो रही है। जितने भी दोषी हैं, अगर कोई और भी इसमें दोषी हैं तो उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि व्यक्ति से बढ़कर कोई नहीं है। उनको जो है सज़ा मिलनी चाहिए, और कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और मुझे विश्वास है कि CBI जांच करेगी, और अगर कोई दोषी छूट गया है तो वो अवश्य जो है शिकंजे में आएगा और उसको सज़ा मिलेगी। आपको क्या लगता है कि दुष्यंत कुमार का जो नाम लिया जा रहा है वो सही होगा, या फिर सिर्फ पॉलिटिकल एक स्टंट होगा, या इस तरह से जो ये सब किया जा रहा है? इसमें कोई कहे कि किसी पे आरोप लगाए तो वो आरोपी नहीं हो सकता है। जी। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो आरोपी है। किसी के कहने से कोई आरोपी नहीं हो सकता मतलब ये है। जांच का विषय आप ये कह रहे ये हैं? जांच का विषय है, और CBI जांच हो रही है, और जांच में जो निकलेगा उससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अच्छा, राजनीति में महिला होना कैसे देखती हैं, एक ताकत या एक चुनौती? राजनीति में महिला के लिए चुनौती तो है, क्योंकि ये आसान रास्ता नहीं है, काफ़ी कठिन रास्ता है अगर सच्चे मायने से राजनीति की जाती है तो। काफ़ी चुनौतियों से जो है महिला फिर मैं एक ताकत हासिल करती है। एक महिला के लिए जी। बहुत चुनौती भरा होता है। इसमें उसको बहुत मजबूत होना पड़ता है, उसको बहुत सारी बातों को झेलना पड़ता है, बड़े पूरे एक समूह को, पूरे एक इलाके को, पूरे उसको देखना पड़ता है। उसका हर समय जो है वो एक तनाव में समय जाता है। उसे बैलेंस भी बनाना पड़ता है, घर बाहर समाज, बैलेंस भी करना पड़ता है। अच्छा, चलिए, बहुत बढ़िया बातचीत। हमारा उत्तराखंड की नौनी हमारा प्लेटफॉर्म है, और आप उत्तराखंड की नौनी है, उत्तराखंड की बुआरी है, तो हमारी नौनी बुआरियों के लिए क्या कुछ आप संदेश देना चाहेंगी? मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि क्योंकि गढ़वाल की नारी जो है वो सीधी है जी। और वो अपने सीधेपन को मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि जो उनका सीधापन है, सरलता है, उसको वो कमजोरी न समझे, उसको अपनी ताकत समझे और पूर्ण विश्वास के साथ आगे बढ़े, अपने पैरों पे खड़ी हो
और जो भी इस तरह की घटनाएं घटती हैं उनके साथ, उनका मुकाबला पूरे जोश और खरोश से करें। मतलब बिल्कुल भी खुद को जो है कमजोर ना पड़ने दे किसी भी हाँ, लेवल पे, किसी कुछ भी भी चीज़ होता है में कोई भी कमजोर ना दबाने की पड़े। कोशिश करे। बहुत ही बढ़िया। तो जोश और खरोश से आप लोग आगे बढ़िए, जैसे विजया बर्तवाल जी बढ़ रही हैं आगे। और एक जो मैंने आपसे सवाल नहीं पूछा था और मेरे ख्याल से सब समझ ही गए होंगे, इस बार भी आपकी तैयारी है कुछ नहीं, चुनावी? तैयारी तो हमेशा होती है बीच में टिकट कट जाता है वो अलग बात है अपनी तरफ से तो तैयारी रखते हैं। हाँ। बहुत बढ़िया। जी। तो मतलब अभी हम वही जनता जानना चाहिए कि हमने पॉडकास्ट ले लिया, सब कुछ ले लिया, संदेश भी सुन लिया, लेकिन विजया जी ये पॉडकास्ट क्यों दे रही हैं? क्या कुछ सुगबुगाहट है आगामी चुनाव की? अभी कुछ ऐसा कुछ नहीं है। जैसा पार्टी का आदेश होगा। जैसे पार्टी का आदेश होगा वही करूँगी। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। तो ठीक है, हम आपके साथ हैं, जैसा होगा बहुत अच्छा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप उत्तराखंड की नौनी के स्टूडियो में आई और आपने इतनी सुंदर बातचीत करी। और टिकट मिलना ना मिलना तो एक अलग बात है, लेकिन अपने आप में आप एक शख्सियत हो, अपने आप में आप महिला सशक्तिकरण की मिसाल हो, अपने आप में आप इतने काम कर चुकी हो उत्तराखंड में, तो हमारे लिए भी सौभाग्य की बात थी। बहुत बहुत धन्यवाद विजया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।